नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी होती है आरडब्ल्यूए। आरडब्ल्यूए का योगदान हमारे समाज में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी भी इसी को माना जाता है। आरडब्ल्यूए के काम काज करने का तरीका अलग अलग, हर कॉलोनी का अलग अलग होता है। कुछ और कॉलोनी है जहां पर आरडब्ल्यूए पार्टी विशेष के रूप में चलता है। कुछ कॉलोनी है जहां निष्पक्ष आरडब्ल्यूए होते हैं और कुछ कॉलोनी है जहां निष्पक्ष आरडब्ल्यू होने का दावा करते हैं। इन तीनों में क्या फर्क है, ये सब आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आरडब्ल्यूए का रूपरेखा क्या होना चाहिए, काम काज करने का क्या तरीका होना चाहिए, वो आपको जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ आपको हम बताएंगे कि आरडब्ल्यूए जो प्रधान होते हैं वो अपनी निजी स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ऐसे तमाम सवालों के साथ हमारे साथ है नथु कॉलोनी के पूर्व आरडब्ल्यू के प्रधान आरएम त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे त्रिपाठी पहले जी, आप आरडब्ल्यू के प्रधान थे कई साल। सुनने में आया कि ई ब्लॉक ये ब्लॉक ये था, क्या कहानी था उस समय का? सबसे पहले तो आपको वैदिक सनातन नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं तथा माँ दुर्गा के चैत्र नवरात्र की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये एक लंबी कहानी है। जब हमारी कॉलोनी में आरडब्ल्यू का चुनाव होना बंद हो गया, लोग परेशान थे और हम सब शिक्षित और जागरूक होने के बावजूद भी जो है कोई एक माध्यम नहीं था किसी जनता की शिकायतों का निपटारा किया जा सके। तब जब कॉलोनी हमारी 2 हिस्से में बटी होती थी, हमारे 3 ब्लॉक बी, सी और डी ब्लॉक ये होते थे। वार्ड नंबर 6 तब होता था बुराड़ी, वार्ड नंबर 7 होता था हमारा ए और ई ब्लॉक जो कादीपुर में लगता था। अच्छा, कॉलोनी तो पार्ट में था और वार्ड भी 2 था। हाँ, अच्छा, वार्ड 2 था, कॉलोनी भी 2 थी। जी। तब ये हुआ कि अब काम को कराना है, तो हमारे पास हमारे हमारे संरक्षक हैं, वरिष्ठ हैं, श्रीमान बीपी सैनी जी, अनिल भारद्वाज जी, संतोष बेचैन जी, आप जैसे गणमान्य लोगों ने ए और ई के लिए एक आरडब्ल्यूए बनाई हुई थी जो निष्क्रिय पड़ी हुई थी। तो मैं मंदिर समिति को चलाता था, तब इन लोगों ने हमसे संपर्क किया कि आप इसको चलाएं और हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करें। तो उस समय दोनों ब्लॉकों ने निर्विरोध मुझे बनाया था और पिछले 12 साल से 12 सालों तक हमने वो आरडब्ल्यूए चलाई थी। तो ये आरडब्ल्यूए में आने से पहले आप मंदिर समिति के अध्यक्ष थे। जी, उससे पहले मंदिर समिति के। तो मंदिर में कैसे जुड़े आप? हाँ, ये भी एक लंबी कहानी है। ऊपर वाले का कोई नियम होगा कि मैं यहाँ आया तो मंदिर हर मंगलवार को व्रत रखता था तो मंदिर जाया करता था। तो मंदिर में जाते समय पंडित जी मिलते थे, हाल चर्चा होती थी उनसे। उसी दौरान एक मंदिर की छत गिर गई। तब हमने पूछा कि कोई व्यवस्था नहीं है, ये शुरुआत की बात है, ये 2000 के आसपास की बात है। तब पंडित जी ने कहा कि कोई समिति है नहीं और आज अगर भगवान ने नहीं बचाया होता तो मैं मर भी जाता। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ और जो मैंने अपने संस्कार से, अपने पूर्वजों से, अपने माता-पिता से सीखा है कि समाज के सामाजिक स्थल, धार्मिक स्थल अगर सुरक्षित नहीं है, सुंदर नहीं है, देख-रेख नहीं है, तो उस समाज की वृद्धि नहीं हो सकती है। ये बात मेरे दिमाग में थी। तब मैंने फिर पंडित जी से पूछा कि कौन-कौन यहाँ वरिष्ठ लोग हैं? तो उन्होंने हमें बताया, तो फिर हमने उनसे व्यक्तिगत तौर पे सभी से संपर्क किया। लेकिन चूँकि आबादी कम थी, धनाभाव था, लोगों ने निराशा के साथ ही अपनी बात को रखा कि यहाँ संभव नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे मन में था कि अगर हम आज कुछ भी हैं, तो इसी मंदिर, इसी भगवान, इसी ऊपर वाले की कृपा से हैं और अगर हमें भी लगाना पड़ जाएगा तो मंदिर की व्यवस्था को हम बनाएँगे। तो फिर कुछ अच्छे लोगों को चुना, निकाला उसमें से
और फिर एक व्यवस्था बनाई और सबके सहयोग से कॉलोनी का मंदिर उस समय हमारे क्षेत्र का सबसे अच्छा और सबसे सुसज्जित और सबसे भव्य मंदिर बना था। ये हम सबके सहयोग से ही संभव हो पाया, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो इस तरह आप मंदिर समिति के सदस्य बन गए। जी। 2 ब्लॉक इधर है नाले के इस साइड जो वार्ड नंबर 6 में था, और 3 ब्लॉक नत्थू कॉलोनी का जो वार्ड नंबर 7 में था, बी, सी और डी। तो ये इकट्ठा कैसे हुआ? इसको आप लोग प्रयास किए या पूरा कॉलोनी के सामूहिक प्रयास था? जब हम पहले तो हम इस वार्ड नंबर 7 के प्रधान थे, तो वार्ड नंबर 7 कादीपुर लगता था उस समय। तो जो यहाँ के पुराने जो निष्क्रिय प्रधान थे, उन लोगों ने कहा कि देखिए उस वार्ड में काम हो रहा है, इस वार्ड में काम नहीं हो रहा है। कॉलोनी हमारी 2 वार्डों में थी। तो लोगों ने एक मीटिंग बुलाई कि एक ही कॉलोनी में 2 आरडब्ल्यूए नहीं होनी चाहिए। वो इसीलिए हुआ कि यहाँ काम होता था। यहाँ पे हम विधायक को बुला के अन्य छोटे-छोटे काम, सफाई व्यवस्था है, जो भी हमारे स्तर के काम थे आरडब्ल्यूए के, वो हम कराते थे। विधायक जी हमारे हर महीने हमारे पास आया कब हम बुलाते थे उनको कामों के लिए, देख-रेख के लिए और कुछ काम जो भी ज़रूरत पड़ती थी। तो लोगों ने पूरी कॉलोनी की बैठक बुलाई कि जी वहाँ यहाँ आप काम करते हैं, ऐसा दिख रहा है कि आप ही पूरी कॉलोनी के प्रधान हैं, ऐसा नहीं होगा। विरोध हुआ कि आरडब्ल्यूए एक भंग होनी चाहिए, जो पूरी कॉलोनी की आरडब्ल्यू है वही चलेगी। हमने कहा जैसा सबको सही लगे, हमारा तो उद्देश्य यही है कि कॉलोनी का काम होना चाहिए। तो फिर एक आरडब्ल्यूए बनी, उसका चुनाव तो हुआ जो जब आप कहे, जो लोग कह रहे थे कि पूरी कॉलोनी के आरडब्ल्यू है वही चलेगी, तो उस समय तो पूरी कॉलोनी का आरडब्ल्यू था नहीं, दोनों अलग-अलग था। नहीं थी तो सही आरडब्ल्यूए, उस समय भी नत्थू कॉलोनी सेवा समिति थी। अच्छा। फंक्शनल नहीं थी, इसलिए यहाँ के कुछ सब हमारे वरिष्ठ और संभ्रांत लोगों ने इन दोनों एक वार्ड की अलग आरडब्ल्यू अपनी बना ली थी, एक अलग। अच्छा, अच्छा। इसलिए उसको बंद करवा के फिर पूरे कॉलोनी का चुनाव हुआ, जिसमें मुझे जनता जनार्दन ने अवसर दिया। तो जब मैं आया तो देखा कि एक आधी कॉलोनी हमारी वार्ड नंबर 7 में है, आधी कॉलोनी वार्ड नंबर 6 में है, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती थी। दोनों अलग-अलग निगम पार्षद हुआ करते थे, उनसे बात करूँ, फिर वहाँ के एसआई से बात करूँ, फिर वहाँ के एएसआई से बात करूँ, फिर सफाई कर्मियों से बात करूँ। इस तरीके से रोज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। कभी यहाँ का कर्मचारी नहीं आया तो वो छूट गया, कभी साथ में रोड है, रोड के इस तरफ दूसरा ब्लॉक है, तो वार्ड है इस तरफ दूसरा वार्ड है, तंग आ गया। तब हमने इसका निर्णय लिया कि हम ये जब डिलिमिटेशन का काम चालू हुआ, तो मैंने ये आवेदन किया और आपको बता दें कि उस समय हमारे दोनों निगम पार्षद इस हमारी राय से सहमत नहीं थे कि एक कॉलोनी को एक वार्ड में ना किया जाए, या कहे कि करे तो वो कहे हमारी तरफ ले आइए, वो कहे हमारी तरफ ले आइए। हमने कहा नहीं, हमारी कॉलोनी, हमने एक जनरल मीटिंग बुलाई और पूरी कॉलोनी ने कहा कि इसको एक वार्ड में करवाइए। तो मैंने इसके लिए फिर बिना किसी राजनैतिक लाग लपेट के मैंने अपनी कॉलोनी अपने आरडब्ल्यूए के सहयोग से डिलिमिटेशन कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे श्रीमान विजय देव जी, उनके पास जा के 2-3 बैठकें उनके साथ हुई, अपनी बातें रखी, जो उन्होंने प्रोसीजर बताया ऑनलाइन वो भी फॉलो किया और जो उन्होंने और डॉक्यूमेंट्स मंगाए, अधिकारियों को इसकी ज़िम्मेदारी दी। फिर सभी के साथ एक बैठकों के बाद ये तय हुआ कि नहीं, नत्थू कॉलोनी को एक वार्ड में किया जाए और वो फिर हम कादीपुर में नत्थू कॉलोनी को शिफ्ट किया गया। जब आप एक जगह शिफ्ट कर लिए और पूरा कॉलोनी जब एक हो गया था, तो प्रधान जिस समय बने थे, उस समय सिर्फ कॉलोनी एक हुआ था, वार्ड दोनों अलग-अलग हुआ था। जी, जब मेरा चुनाव हुआ था तो कॉलोनी 2 हिस्से में 2 थी। हिस्से में। जब ये हमारे आने के लगभग 1 साल बाद ये जो डिलिमिटेशन का काम चालू हुआ था, उस समय जो है हमने इसको लड़ाई लड़के और एक किया। एक किए थे। ये हमारी सब उपलब्धियों में से मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। इससे जनता का भी बहुत भला हुआ है और हम सब पूरा हमारा जो नत्थू कॉलोनी परिवार है वो संगठित हो पाया है। जो कॉलोनी संगठित हुआ, आप प्रधान बने, तो आपको उपहार में क्या मिला? जैसे कहते हैं ना राजनीतिक भाषा में, समस्या उपहार में मिलता है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सफाई नहीं हो रहा है, तो आपको उपहार में क्या मिला? ये चुनाव ही ऐसा हुआ था कि 12-13 साल हो गए, कुछ लोग कहते 15 साल हो गए, कोई चुनाव नहीं था। अपनी समस्याओं को लोग लेके कुढ़ते थे। जो स्वयंभू थे
वो हो सकता है किसी संपर्क में आके कोई काम अपना व्यक्तिगत करा लेते थे, लेकिन जी। आम जनता जिनके लिए ये आरडब्ल्यूएस होनी चाहिए, जिसके लिए समाज आगे आना चाहिए, वो सब वंचित हो गए थे। कोई किसी से पूछता ही नहीं था, वो सबको पता भी नहीं होता था प्रधान है कौन। मतलब एक एक तरीके से एक शिथिलता का वातावरण था कि सब एक आपस में एक दूसरे से नाराजगी और समस्याओं का अंबार, और कोई किसी से कहने वाला नहीं, किसको कहें। जो था वो 15 साल से था, वो उसका दोबारा चुनाव नहीं हुआ, ना कोई समस्याओं का समाधान करने वाला था, तो एक निराशा का वातावरण था। समस्या का समाधान के लिए आपने सबसे पहला प्रयास क्या किया था यहाँ पर? क्योंकि वार्ड तो 2 भाग में था, विधायक तो एक ही था, लेकिन निगम पार्षद तो 2 था। तो 2 निगम पार्षद से इनको समन्वय कैसे बैठाते थे? जब हम बने उसके बाद अपनी समस्याओं को हमने लिया, क्षेत्र से अपने अपने आरडब्ल्यू के माध्यम से सभी कॉलोनी के सभी लोगों की समस्याओं को लिया, उनके पास मिलने गए, फिर उनको कॉलोनी में बुलाया, उनको कॉलोनी की समस्याओं से अवगत कराया। जनता ने उनसे सवाल किए कि ये हमारी समस्याएं हैं, और उनका सम्मान किया। उनके साथ हर रोज जा जाके निवेदन करते थे कि ये समस्या है, सब ये समस्या है जी, और एक समन्वय के साथ काम किया, और चाहे कोई भी हो उनका सहयोग मिला। उनका सहयोग मिला, उनका सहयोग मिला, और उन्होंने भरपूर सहयोग किया, जो भी संसाधन उपलब्ध थे उसके दरमियान। जब आप 2 साल के कार्यकाल यहाँ पूरा किए प्रधान के रूप में पूरे कॉलोनी का, उसी दौरान वार्ड भी एक हो गया, कॉलोनी आप पहले एक कर चुके थे। तो यहाँ पर जब आप काम करना शुरू किए, तो आपको क्या लगा कि इसे हम ये काम कर रहे हैं वो सबसे बेहतर और बेस्ट काम है? कौन-सा काम आप? बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको लेके हम कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ा काम है। समाज को एक कर दिया। मुझे लगता है कि ये एक हमारे कॉलोनी के एक मिथ था कि नाला पार, नाला इस पार, खड्डा और ऊंचे की कॉलोनी, एक तरीके का भ्रम था ये, जबकि था कुछ नहीं, या किसी ने कभी पैदा किया हो मुझे नहीं पता। लेकिन एक तो ये था कि ये भ्रम दूर किया, सभी को उनकी योग्यता, उनकी क्षमता और उनके सेवा भाव को देके हमने दायित्व दिया, पूरी कॉलोनी को एक किया, और उनके अंदर ये निष्काम सेवा भाव पैदा किया कि हम लोग समाज में एक दूसरे के सहयोग, सहकार और समन्वय से ही हम समाज को आगे ले जा सकते हैं। समाज को तोड़ के समाज इकट्ठा नहीं किया जा सकता। प्रधान जी, ये तो हुआ आपके बाद। अब आप पर हम कुछ आरोप लगा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि संगठित किया समाज को, लेकिन यहीं पर कुछ आरोप लग रहे हैं कि आपने समाज को 78 भागों में बांट दिया। नहीं, 78 भागों में नहीं, ये हमारी 78 गलियां हैं। जी, जी। 78 गलियों के 78 हमने महिला प्रधान और 78 ही हमने जो है पुरुष प्रधान बनाए, सेवादार बनाए, जिसको लेके ये लगाया जा सकता है भ्रम। लेकिन हमने वो दायित्व दिया, हमने व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया कि आप समस्याएं हम तक पहुंचे। शायद उसमें समय लग सकता है, शायद कोई हम तक पहुंचने में आनाकानी भी कर सकता है, लेकिन अगर उसी गली की महिला, उसी गली का पुरुष साथी अगर आपके बीच में है, तो आप उसे समस्या देंगे, वो समस्या ऑटोमेटिकली हमारे पास पहुंच जाएगी। और यहाँ तक किया था कि गली का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए। मान लीजिए इस गली में 80 घर हैं, जी। तो 80 आपको उस गली के सेवक के पास भी नहीं जानी है, आप वो अपनी समस्या को एक व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, वो भी हम तक पहुंच जाती थी। आप हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ था कि अगर कोई भी समस्या हो तो आप उसके पास जाइए, आप शिकायत पत्र मांगे, शिकायत पत्र में आप लिख के आप उसे दे दीजिए। नहीं, घर मेरे यहाँ ऑफिस पे शिकायत पेटी लगी थी, वहां डाल दे। कहने का मतलब एक व्यवस्था बनाई थी, जिसको लेके कुछ लोग कह सकते हैं कि हमने 78 भागों में बांट दिया, या जो भी आदमी का आकलन है, कुछ भी कहते हैं। लाभ हुआ था? निश्चित तौर पे समाज ने एक बहुत ज्यादा हमें सम्मान दिया और बहुत प्यार दिया, और हर कार्य में कंधे से कंधा मिला के समाज ने मेरा साथ दिया। मैं तो कहता हूँ कि शायद हमारे कोई पुण्य कर्म होंगे, या हमारे पूर्वजों का कोई आशीर्वाद होगा, जो ऐसा सेवा का अवसर मिला था अविस्मरणीय। जब मैं आया था तो लोग कहते थे कोई आता नहीं, प्रधान के बुलाने पे कोई आता ही नहीं है, कहीं ले जाना हो तो कोई जाता नहीं है, पैसा आता नहीं है, फलाना आता नहीं, मतलब एक नकारात्मक वातावरण था। लेकिन तन मन धन तीनों से समाज ने, मैं एक किया तो समाज ने दो लेके हमें सम्मानित किया है। तो मैं तो जीवन भर इस उपकार का ऋणी रहूंगा कि समाज ने मुझे इतना सम्मान दिया।
कि एक छोटा सा कार्य हो जो जो सरकार के द्वारा हो रहा है, सम्मान मेरा कर रहे हैं, जबकि मैं इसका अधिकारी नहीं, मैं तो एक सेवादार हूँ। जी मैंने तो कि आपकी समस्याओं को किसी के माध्यम से समाधान करवा दिया, माध्यम लेकिन हुए। माध्यम बने केवल जी केवल सेवक के तौर पे, क्योंकि मैं भी समाज का एक उसी समाज का उसी व्यवस्था का पीड़ित व्यक्ति हूँ, लेकिन सम्मान मुझे ऐसा मिल रहा था जैसे कि मैंने ही करवा दिया। तो ये बहुत बड़ा एक हमारी कॉलोनी की कृतज्ञता है और उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। इस 2 साल में कई भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रोग्राम होते रहते हैं, उसमें आप बड़े-बड़े कौन-सा प्रोग्राम किए जो आपको लगे कि हाँ, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, मज़ा आ गया इसमें? देखिए, कार्यक्रम तो हमने बहुत किए, हमने यही तो समाज को जोड़ने का एक माध्यम है कि धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे, हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को किस तरीके से हम आगे ले आए जिससे कि समाज एकजुट हो। संवाद से ही समाधान की तरफ जा सकते हैं। जी, जब तक हम उस व्यक्ति में ये नहीं स्थापित कर पाएंगे कि मैं आपका ही व्यक्ति हूँ और मैं राजनीति के नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ और और आपके बीच आपके बीच का हूँ, जी, जी। तब तक समस्याओं को पूरी तरीके से हम समझ नहीं सकते, ना वो हम तक पहुंच सकती हैं। इसको लेके हम जैसे 26 जनवरी का प्रोग्राम है, हमारा बड़ा प्रोग्राम होता था, प्रभात फेरी हो, पूरे कॉलोनी के स्कूल, हमारे जो 6 स्कूल हैं, 6 स्कूलों के और हमारे जो और संगठन हैं उनके बच्चों को, समाज के लोगों को जोड़ के बड़ी प्रभात फेरी निकालना, जुलूस निकालना, बड़े कार्यक्रम करना, प्रतियोगिताएं करना। इसी तरीके से 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष, इस तरीके से छोटे-छोटे कार्यक्रम जो एक बृहद रूप में एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम बनाते थे, जिससे कि समाज और अधिक रोचकता के साथ जुड़ता चला गया। हमारे यहाँ रामलीला नहीं होती थी, युवा कला मंच हमारा ही एक संगठन है। रामलीला बंद हो गई थी हमारे स्वर्गीय महेश रस्तोगी जी के स्वर्गवास के बाद। उसको हमने उनकी टीम के साथ बात करके उसको दोबारा चालू करवाया, जो हमारे नत्थू कॉलोनी की एक पहचान है, रस्तोगी जी की रामलीला। वो रामलीला को दोबारा हमने अपने युवा साथियों को साथ में लेके उनके सहयोग से उसको दोबारा खड़ा किया और एक लेकिन भव्य रामलीला 1 साल ही हुआ था ना? हाँ, 1 साल हुआ, दूसरी साल हुआ, केवल 2 साल हुआ, 2 हमारे साल। ही कार्यकाल में हुआ। अच्छा। 1 साल पूरे बड़ी हुई, दूसरी साल फिर छोटी हुई। 2 साल में आप कुछ ऐसा सोचे होंगे कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए था और आप ना कर पाए हों? हाँ, सोचा तो बहुत कुछ था, किया भी बहुत कुछ है। नाला रोड जिसको आप अभी बोल रहे थे, नाला रोड, हुँ, वो पहले नाला हुआ करता था, उसपे सड़क बनवाई माननीय विधायक जी ने और उसका कोई नाम नहीं था। हमने कमिश्नर से नाला रोड बोलते थे। नाला रोड बोलते थे। जी, जी। तब हम एमसीडी कमिश्नर से मिलके और उसको नया नाम देने का प्रस्ताव लिया और जिसको कॉलोनी में स्वीकार किया और आज आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। चौक का नाम आज तिरंगा चौक है, जो एमसीडी में भी दर्ज है, गूगल पे भी आप जाएंगे तो वहां भी सर्च करेंगे तो तिरंगा चौक आएगा। और नाला रोड खत्म होके जो नाला इस पार नाला उस पार का विवाद था वो भी खत्म हुआ, नाला रोड ही बोलना बंद हो गया, तिरंगा चौक के नाम से वो जाना जाता है। तो ये तो किए हुए काम है, जो न हो पाया, आप सोच रखे होंगे कि ऐसा हम जी रहेंगे जी तो जी। ऐसा करते। देखिए, एक बहुत बड़ी एक सोच थी कि हम अपने नत्थू कॉलोनी का एक परमानेंट नंबर जारी करें। जी। जो एक सपना था कि एक परमानेंट नंबर हो, जिससे कि कॉलोनी को हम एक एक आदर्श कॉलोनी बनाने के लिए सबसे पहले तो उस पे नंबरिंग होनी चाहिए। प्रधान जी 1 मिनट, ये परमानेंट नंबर क्या संभव होता है कि परमानेंट नंबर मकान पे पड़े? क्योंकि कई बार देखा हूँ कि जो प्रधान आते हैं वो अपना पर्ची के हिसाब से नंबर डाल जाते हैं। तो ऐसा संभव है इस कॉलोनी में कि परमानेंट नंबर पड़ सके? बिल्कुल हो सकता है, हमने यही तो किया। कैसे हो सकता है, मैंने उसको जानने का प्रयास किया। मैं भी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, तब हमने जो है निगम पार्षद से बैठक करी। निगम पार्षद के माध्यम से जो मलेरिया का छिड़काव होता है डीवीसी का, जी। डीवीसी हर घरों पे नंबर देता है, ठीक है। उसका एक माध्यम है, उसने ये चेन बनाई। तो मैंने मलेरिया इंस्पेक्टर को लेके बैठक करी तो उसने पूरी अपनी डिटेल दी। फिर निगम पार्षद के साथ, मलेरिया इंस्पेक्टर के साथ हमने बैठक करी और फिर उनका प्रारूप लिया कि आपने किस तरीके से डिजाइन किया हुआ मेरी कॉलोनी को, कितने नंबर दिए हुए हैं। उनके यहाँ खाली प्लॉट का भी और सबका नंबर था। ये बैठक ये लेके फिर हम विधायक जी के पास गए।
विधायक जी को हमने कहा कि ये नंबर होना चाहिए। क्या है कि कुछ नंबर हमारे यहाँ खसरा नंबर से चल रहा है, हाँ, ज्यादातर खसरा नंबर से। उसके बाद फिर स्वर्गीय महेश रस्तोगी जी ने उस समय जब कम मकान थे तो एक नंबर अलॉट किया था, तो लगभग 50% घरों में वो नंबर चल रहा है। फिर तीसरा एक जो उससे मुझसे पहले जो प्रधान थे उन्होंने एक नंबर दे दिया, तो ये 4-4 नंबर अभी उसपे फ्लॉट हो रहे हैं एक-एक मकान पे, और जी। सब उल्टे सीधे हैं, कोई भी व्यवस्थित नहीं है। तो ये लेके फिर हम विधायक जी के पास गए। विधायक जी ने कहा ठीक है, अगर इसको आप ऐसा करें, एमसीडी कर दे, अगर इसको ऑथराइज कर देती है आपके नंबरिंग को, तो फिर हम इसको और जगह पे करवा देंगे। तो फिर हम इसको लेके निगम पार्षद और मैं उस कमिश्नर के पास गए। कमिश्नर ने एक प्रारूप बताया, उसके साथ अपनी बैठक करके एक प्रारूप दिया कि इस प्रारूप पे अगर भरवाते हैं और कंसेंट होता है उस घर की, वो फॉर्म डेवलप करके उनके उस हाउस ओनर का कंसेंट होना चाहिए, उसके साथ बिजली का बिल, ठीक है। ये आप हमारे पास लाके जमा कराएंगे। निगम पार्षद का लेटर होना चाहिए और आरडब्ल्यू का लेटर होना चाहिए कि ये है, इसको आप परमानेंट नंबर दे दीजिए। तो इसको मैं जो है हाउस में रिकॉग्नाइज करवा के ये आपको मैं नंबर अलॉट कर दूंगा, जो सिस्टमेटिक नंबर आप जनरेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद वो परमानेंट नंबर लेके विधायक जी ने ये बोला कि मैं इसको, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हर घर को भागने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एनडीपीएल को अपना लेटर हेड लगा के इसी नंबर को जो एमसीडी ने परमानेंट नंबर दिया, इसी को मैं सभी को बिजली के बिल पे करवा दूंगा। मैंने जो बिजली के बिल जो पर है बिजली उस के बिल नंबर उसको चेंज कर देंगे, वो एड्रेस अच्छा। चेंज हो जाएगा। तो एक आपके पास जो भी होता है बिजली का बिल मांगा जाता है एड्रेस जी। प्रूफ में, तो ये आपका एक हो जाएगा। उसके बाद मैं आधार कार्ड कैंप लगाता हूँ, वो मैं बिजली के बिल के आधार पे उसके आधार कार्ड पे मैं धीरे धीरे फेज वाइज चेंज कर सकता था। ये मेरे पास योजना थी, ये मैं नहीं कर पाया। ये एक हमारे लिए एक एक अभी भी एक प्रश्न है कि इसको ये करना है। किसी भी कॉलोनी का मूल्यांकन तभी होता है कितने मकान हैं, कितनी गलियां हैं, कितने खाली प्लॉट हैं, मतलब हर एक चीज की मॉनिटरिंग हो कि इस गली में, इस घर में हम यहीं बैठ के सिस्टम पे देख लें कि यहाँ कहाँ पे क्या ये है। जी। तो ये एक सपना था जो अभी रह गया, जो कि हमने मार्किंग तो कर ली, सब कुछ हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है, लेकिन उसी दौरान सेवा का अवसर नहीं मिला और वो हमारा एक काम स्थगित हो गया है, वो नहीं हो पाया। दूसरा जो काम था जिसको हमने करवा लिया था, पूरी लंबी मेहनत प्रक्रिया के बाद वो अप्रूव्ड हो गया था कि हमारी गलियों के जो मानचित्र हैं, गलियों के जो साइन बोर्ड हैं, वो बहुत पहले लगे थे और टूट गए थे। उसको हमने अप्रूव करा दिया था। माननीय विधायक जी का बजट भी एलोकेट हो गया था, लेकिन वो लग नहीं पाया था। लगने में कुछ रुकावट डाल दी गई, चुनाव से ये 4 महीने पहले की बात थी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इसका इनको लाभ मिलेगा, इसकी वजह से उसको रुकवा दिया गया था, उस समय नहीं हो पाया और दुर्भाग्य से आज भी नहीं हो पाया और वो काम पेंडिंग रह गया। तीसरा जो काम था बिजली का था, ये जो गलियों में छोटे गलियां ऊपर उठने की वजह से ट्रांसफार्मर नीचे पड़ गए हैं, कई हादसे हो गए, कई 1-2 तो मौतें हो गई हैं, जिसको लेके हमने विधायक जी के माध्यम से, एनडीपीएल के माध्यम से बहुत प्रयास किए, एनडीपीएल का घेराव तक करना पड़ा था। और उसके बाद एक योजना बनाई थी कि ये जो हमारे ट्रांसफार्मर है ये हट जाएंगे, ये खंबे ऊंचे हो जाएंगे, ट्रांसफार्मर हट जाएगा, तार ऊंचे हो जाएंगे और ये जो जाल बना हुआ है, हाँ, जो नीचे हाँ, लटका हुआ हादसा हो रहा है, ये ट्रांसफार्मर हट जाएंगे और वो 6 बड़े ट्रांसफार्मर से हम पूरी कॉलोनी को सप्लाई देंगे और बिजली की समस्या और बिजली से होने वाली मौतों और जिसके यहाँ मीटर नहीं लग रहा है उन समस्याओं से हम निजात पा जाएंगे। ये 3-4 समस्याएं हैं जिनको लेके हम, योजना भी बनी, काम भी आगे हुआ, लेकिन उसको हम एक लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाए, एक इसका मलाल है। लक्ष्य तक तो पहुंचाते आपको दूसरी बार सेवा का मौका नहीं मिला। क्या कारण था? जनता जागरूक नहीं हुआ या ज्यादा जागरूक करवा दिया आप लोग? देखिए, जनता जनार्दन होती है, जो उन्होंने कहा सोचा। देखिए, जो दूसरा पक्ष था, सरकार में भी थे, एक पार्टी के पद पे भी थे, राशन का कोटा भी था, तो जनता को शायद वो गुमराह कहूँ या यूं कहूँ कि मोटिवेट करने में कामयाब रहे कि मेरा ही निगम पार्षद है, मेरा ही विधायक है, मेरी ही सरकार है, मैं ही कोटा देता हूँ, मतलब कि मैं आपके काम को बेहतर करा सकता हूँ। 4 लेयर का व्यवस्था समझाना शुरू किए। 4 लेयर की व्यवस्था है कि जी। हर काम मेरे से ही होना है। ठीक है। आरडब्ल्यू के पास कोई फंड होता नहीं है, कोई भी होगा तो उसे तो लाने तो सरकार, विधायक और पार्षद से ही है। तो सौभाग्य से उनके पास चारों उन्हीं के दल के थे, उसी पार्टी के थे। तो
शायद वो जनता को ये आश्वासन देके और उसको समझाने में कामयाब हुए, उनको अवसर दिया, लेकिन जो परिणाम दिख रहा है आज, वो तो कहीं से भी उन्हीं चारों के व्यवस्था के खिलाफ वो काम कर रहे हैं और आज कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। ये जो पिछले चुनाव में वादा किया गया था, जो कुछ ये जो नए प्रधान बने थे उनके ये वादा है। यहाँ पर इस कॉलोनी में अस्थाई नंबर तो थोड़ा मुद्दा को ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक नाला है जिसको लोग खूनी नाला कहते हैं। जी, जी। इस पर दीवार बनाने की बात हुई थी जी, उनके कि 6 महीना के अंदर में हम दीवार बनाएंगे, ठीक है ना? उनके वो दीवार मैनिफेस्टो का नहीं, ये प्राइम मुद्दा था कि हम डी ब्लॉक में नाला बना देंगे। वो नाला का दीवार नहीं बनी। उसके अलावा एक तिरंगा चौक जो 6 नंबर गली है उसको 100 फुटा हनुमान मंदिर से जोड़ने की बात हुई थी, वो कहीं नहीं दिखाई दी। हर गली में नंबर प्लेट साइन बोर्ड लगना था जिसमें कितने मकान नंबर था ये नहीं लगना था, नहीं लग पाया। इसके अलावा जो प्रमुख जगह है उसको चिन्हित करके वृक्ष लगना था, वो नहीं लगा। तार को अंडरग्राउंड करना था, वो नहीं हुआ। उन पार्टी से जुड़े लोग जब प्रधान बनते हैं तो क्या ऐसे ऐसे वादे करते हैं, तो ये ऐसे वादे समाज हित में होता है जो ये कॉलोनी में तो साफ दिख रहा है। देखिए मुकेश जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि जब तक सामाजिक संगठनों का राजनीतिकरण बंद नहीं होगा तब तक समाज नहीं उठ सकता। और दुर्भाग्य से शायद अभी हमारी भोली भाली जनता भी इसको नहीं समझ पाती कि राजनीतिक चंगुल से जब तक हम समाज को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता समाज का। और दुर्भाग्य से थोड़ा सा लालच, थोड़ी रिश्वत, थोड़ी झूठ, थोड़ा फरेब करके एक आडंबर ऐसा बनाया जाता है कि राजनीतिक दल का व्यक्ति ही समाज का भला कर सकता है, जबकि वो कभी नहीं कर सकता। वो केवल अपना भरण पोषण करेगा और इसका उदाहरण हमारी कॉलोनी में विद्यमान है। केवल और केवल अपना लाभ लिया। जिस दिन उसका अपना लाभ बंद हो गया, जिसके नाम पे वो जीतते थे कि हमारे 4 क्रम हैं, उन्हीं चारों के खिलाफ आज खड़ा नजर आ रहा है। और जनता के लिए आज वो जनता केवल ठगी महसूस कर रही है और कुछ नहीं। जहां आज अब मेरे से 12 साल पहले कॉलोनी थी, फिर वहीं पे लाके छोड़ दिया है कि कोई प्रधान से बोलने भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो कहता मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। क्योंकि आप या तो अपना अहंकार पोषण कर लीजिए या तो लोगों के साथ समन्वय, जनप्रतिनिधि समन्वय बना के समाज का भला करिए। ये सेवा का कार्य है। इससे अगर हम इसमें ढूंढ रहे हैं, इसमें मलाई ढूंढ रहे हैं, तो समाज का भला नहीं हो सकता। तो ये मानते हैं कि हम मलाई ढूंढने के चक्कर में यहाँ हमारे कॉलोनी का जनता परेशान है। आरडब्ल्यूए का प्रधान पूरी कॉलोनी का प्रधान होता है जी। वो किसी राजनीतिक दल से अगर डायरेक्टली जुड़ा है तो पूरी कॉलोनी तो एक दल की होती नहीं। सब विभिन्न दलों के हमारे लोग, विचारधारा के लोग हैं। तो जो दूसरे दल के लोग हैं, आप एक दल में हैं तो दूसरे दल के लोग कैसे आपके पास आएंगे समस्याओं को लेकर? आप कैसे उनके पास जाएंगे? आपको निष्पक्ष होना ही पड़ेगा। किसी भी दल से आपका समन्वय सभी के साथ होना पड़ेगा, लेकिन आप किसी दल से जुड़े नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पदासीनता नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति की एक विचारधारा हो सकती है, वो व्यक्तिगत है, लेकिन आप पद पे हैं तो किसी पार्टी का झंडा बैनर नहीं चलना चाहिए। समाज है, जब तक मैं पद पे हूं तब तक मैं समाज का हूं। वो किसी भी दल के व्यक्ति हो, किसी का हो, ये मेरा परिवार है। मैं उस परिवार का मुखिया, आपने मुझे बनाया है, तो मैं उस सेवा के लिए आया हूं। अपने पद के लिए या अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूं। यहाँ आपकी सेवा के लिए दिन रात हमने जो है इसमें परिश्रम करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है। जनता ने जबरदस्ती आपको नहीं अवसर दिया था, जनता को आपने वादे करके उनसे अवसर लिया है। वादे करके लिए जी। तो उस वादे को पूरा करने का दायित्व भी तो आपका होना ही चाहिए। और जब तक आप किसी राजनीतिक दल से होंगे तो नहीं हो सकता, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो। मैं बताऊं, जब मैं आया था तो निगम पार्षद दोनों भाजपा के थे, विधायक हमारे आम आदमी पार्टी के थे। बाद में हमारा वार्ड एक हुआ, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के थे और विधायक जी भी आम आदमी पार्टी के थे। लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। जब हमने जो काम मांगा वो काम किया और आज भी समाज में हम सब लोग लग के काम कर रहे हैं। क्षेत्र में जितना संभव होता है अपने लोगों का आज भी काम कर रहे हैं। भले सेवा का अवसर मुझे नहीं मिला, लेकिन समाज सेवा हमसे कोई नहीं छीन सकता। प्रधान जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस कॉलोनी में जितने भी ये पर्ची में वादे किए गए हैं,
इस बारे में तो मुझे कोई ऐसा चीज दिखाई नहीं दिया कि इस कॉलोनी में हुआ है। अब तो वो उनका काम है, वो जाने। जनता के विवेक पर छोड़ देना पड़ेगा कि जनता क्या चाहता है। ये जितने भी वादे लोग किए हैं इस कॉलोनी में, इसमें से किसी वादा को पूरा करने का, यहाँ तक देखा हूँ, उससे पहले जैसे आपके समय में एक बच्चे को करंट लगा था और एनडीपीएल पर आप लोग कॉलोनी के लोग लेके पहुंच गए थे। जी। तो अगर ये काम नहीं हो रहा है तो क्या जनता को ऐसा ठगा महसूस आप छोड़ेंगे या उनके लिए कोई विशेष इंतजाम करेंगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जिन वादों को लेके आप आए थे और जनता ने यही भरोसा किया था कि शायद ये सत्ता में हैं और पद पे हैं, तो शायद इनसे ज्यादा काम ये करवा पाए जैसा इन्होंने झूठा आश्वासन दिया था। जीतने के बाद ना कोई संगठन, ना कोई सामाजिक सरोकार, ना ही लोगों की समस्याओं का समाधान करने का तरीका, बल्कि उल्टा अपने ही सरकार, अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाना। सफाई व्यवस्था, जो मेन काम आरडब्ल्यू का है, सफाई व्यवस्था, बिजली की समस्याओं का समाधान, स्ट्रीट लाइटों का समाधान, लोगों के साथ समन्वय, सुख दुख में शामिल होना, उन सब से इतर कर दिया। और आज फिर मैंने कहा, जैसे 12 साल पहले समाज के का संगठन की एक स्थिति थी, आज फिर हम उसी मुहाने पे खड़े हैं। हर व्यक्ति स्वयंभू बना बैठा है। जो दायित्व वाला है वो उसके दायित्व का पता नहीं है, जो दायित्व पे नहीं है वो स्वयंभू बना बैठा है। और इस तरीके का एक अराजक और एक निरंकुश माहौल फिर से पैदा किया रहा है, लेकिन इसको ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि एक आदमी जो वादा किया है उसको पूरा करने के लिए वो क्या कर रहा है। अगर उसकी बातों को हम सच माने तो यहाँ पर विधायक भी झूठा, निगम पार्षद भी झूठा और एमपी भी झूठा। अगर विधायक झूठे हैं, निगम पार्षद झूठा है, तो इस कॉलोनी में काम करता कौन है? कॉलोनी का काम करवाने का जिम्मेवारी किसको है? क्या आरडब्ल्यूए का पास इतना बड़ा रुतबा है कि वो अपना काम, कॉलोनी का काम, वो खुद अपने दम पर कर सके? प्रधान जी, ये सवाल है कि आपको याद होगा कि जिस समय आरडब्ल्यूए का चुनाव हो रहा था, उस समय एक बैनर चलता था, हमने 25 करोड़ का काम करवाया। जी जी। तो आज आज क्या स्थिति हो गई कि जब आप पावर में नहीं थे तो 25 करोड़ का काम करवा लिए, और जब पावर में आए तो 25 पैसे का काम आपसे नहीं हो रहा है। स्वार्थी और लालच इंसान को बौना बना देती है। जब हम समन्वय और सेवा भाव से काम नहीं करेंगे तो लंबे समय तक आप काट की हांडी बार बार नहीं बजती है। वही सफाई व्यवस्था जब हम करते थे, वही सफाई कर्मी थे, वही निगम पार्षद थे, उतने ही सफाई कर्मी आज भी हैं। उन्हीं की एक व्यवस्था बना के हमने उसको मॉनिटरिंग करी। हर गली में हमारा गली सेवक होता था और हर गली में हम निगरानी करते थे। 3 घंटे 4 घंटे में जितनी गलियां साफ हो रही हैं, कल उसके बाद चालू होंगी। 5 दिन बाद नहीं तो 15 दिन बाद नंबर आएगा, लेकिन काम ऐसी व्यवस्था से होता था, उसका रिकॉर्ड होता था, हमारे पास रजिस्टर होता था। उस रजिस्टर में ये गली का काम हुआ। शाम को हम देखते थे, दिन में एक आध बार हम, और जो सफाई होती थी तो हमारा गली सेवक, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, या उस गली का कोई एक हमारा जो समर्पित साथी था, वो कोई ना कोई जरूर उसको देखते थे। आज की डेट में कहाँ सफाई हो रही, क्या सफाई हो रही, कभी रतन त्यागी जी के माध्यम से सफाई करवाई जा रही कि ये तो फेल हो गए, काम ही नहीं करते, हमारी सुनते नहीं है। कभी कुछ करके, मतलब एक एक ऐसा बहाना बना दिया, जिनसे काम लेना है उनसे लड़ाई लेना, सफाई कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करना। मतलब एक समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक समाज का काम नहीं हो सकता। बहुत विनम्रता, बहुत धैर्य और बहुत ही पुरुषार्थ के साथ काम करना होता है, और इसके लिए मुझे लगता है कि सेवा भाव और संस्कार। आरडब्ल्यूए का जो वर्तमान में सिस्टम बना, नया प्रधान बने थे, उन्होंने, उनका तो घोषणा पत्र में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। न वहाँ के वो है नहीं, इधर के वो रहे नहीं। कहता है ऐसे सिचुएशन में कॉलोनी का भविष्य को कैसे देखेंगे आप? नहीं, किसी व्यक्ति पे कॉलोनी का भविष्य नहीं छोड़ा जा सकता, और कॉलोनी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। लोग जागरूक हैं, और मैंने जैसे पहले बताया, काठ की हांडी बार बार नहीं बजती। एक बार छलावा हो सकता है, बार बार ये नहीं होगा। और समाज इसको अच्छी तरह से देख रहा है, और इनके धूर्तता को समाज पहचान भी रहा है। आज
जो लोग कह रहे हैं कि चेहरा बदल देंगे, जो सारे मिलके ही तो काम कर रहे हैं, चोर मौसेरे भाई हैं। जी जी। कभी वो काम करता है, कभी वो काम करता है, कभी वो आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रक्रिया चल रही है कि मैं बनूंगा, तो कह रहा मैं बनूंगा, तो कह रहा मैं बनूंगा। अरे तुम हो तो एक ही, एग्रीमेंट के हिसाब से। एग्रीमेंट के हिसाब से, और एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है कि मैं ज्यादा बड़ा बन जाऊं तो मैं छोटा बन जाऊं, तो मैं इससे भी बड़ा बन जाऊं। लेकिन है सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बैंगन है, कभी इधर लुढ़क रहे हैं, कभी इधर लुढ़क रहे हैं, कभी इधर लुढ़क रहे हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं है। ना कोई विचार, ना कोई योजना, ना ही सेवा का कोई संकल्प है। बस मुझे आपसे बड़ा बनना है, एक संकल्प है, मुझे लड़ना है चुनाव। अरे तो 2 साल में तुमने क्या कर दिया? जब तुम थे तब तुमने क्या कर दिया, और फिर तुम क्या कर लोगे? तो ये एक बहुत सवाल है, लेकिन जनता है, सब जानती है। अब जनता को झुठलाया नहीं जा सकता। आप जब प्रधान थे तो 1.5 साल के बाद 6 महीना पहले से चुनाव की गतिविधि तेज हो गई थी। इस बार सब शांत बैठे हुए हैं, क्या आप चुनाव में नहीं नहीं, फिर ये आजमाइएगा? उनको कहना, मैं तो ऐसा नहीं, पता तो सब है। हम हर रोज, हमारा जैसे पहले नियम था गलियों में घूमना, लोगों से मिलना जुलना, समाज सेवा, जो भी हमारे लायक समस्याएं आती हैं, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, चाहे वो एसडीएम से संबंधित हो, चाहे एनडीपीएल से संबंधित हो, पद पे ना रहने के बावजूद भी कईयों के बिजली के मीटर नहीं लग रहे, उनको उनको लगाने का प्रयास किया। अभी दिल्ली सरकार ने पेंशन खोली थी, 50 पेंशन निःशुल्क बनाई, जो सबसे बड़ी संतुष्टि की बात है। अभी माननीय राज्यपाल राणा जी ने लाइटें दी थी, 12-15 लाइटें उन्होंने दी थी, वो लगवाई। हमारे माननीय निगम पार्षद राहुल शर्मा जी ने 18 लाइटें दी थी, वो हमने लगवाई हैं। अपनी तरफ से हमने 10-12 लाइटें ये खरीदी थी। प्रधान इस प्रधान के कार्यकाल में? हाँ, मैं नहीं था, दूसरा प्रधान था, उसके बाद हमने ये काम जी करवाया। जी। हाँ, राज्यपाल राणा जी ने दिया था, हमारे राउत भाई ने दिया था, मैंने खुद भी खरीदा था, कई लाइटों को रिपेयर करवा के लगाया है। सेवा का कार्य चल रहा है। पेंशन बनवाई, वो मेरे लिए सबसे एक बहुत मार्मिक पल था कि बहुत जरूरतमंद लोगों को, जो हमारे टच में थे और उनकी पेंशन कई वर्षों से वो प्रतीक्षारत थे, और जब दिल्ली सरकार ने खोला तो हमने उसको निःशुल्क उनको बैठ के उनकी पेंशन लगवाई। और उन जो 30-40 लोगों की जो पेंशन लगी है, वो मेरे लिए बड़ी संतोष और मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि जरूरतमंद लोगों को हमने कुछ दिल्ली सरकार की कोई योजना का लाभ लेना का लिए माध्यम बना। तो जिम्मेवारी पर न रहते हुए आपने जिम्मेवारी निभाया, दैनिक क्रियाक्रम भी वैसे ही चलता रहा आपका। तो आगे हम क्या देख देख पाएंगे कॉलोनी में कुछ नया? हाँ, कॉलोनी में तो हर रोज नया। अभी देखा होगा आपने, हमने वोटर कार्ड कैंप लगवाया था चुनाव से पहले। जी। ठीक है, समाज को हम अपना परिवार मानते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, होली, दिवाली, जन्मदिन, कोई दुख का कोई हो, किसी कहीं कोई दुख की बात हो, तो वहां हम सबका पहुंचना और समाज को अपना मानना, वसुधैव कुटुंबकम के भावना से, और दूसरे में अपना अंश ढूंढना कि हम सभी की उसी अंश के जो है, उसी अविनाशी ईश्वर की संतानें हैं। ऐसा भाव लेके हम समाज में जाते हैं, और सेवा ही परम धर्म है। गृहस्थ के लिए परोपकार ही एक माध्यम है इस मुक्ति का। इस भाव से हम लोग समाज में काम करते हैं, और भाग्यशाली हैं हम कि हमारे साथ ऐसा संगठन जुड़ा है जो मेरे से कहीं बेहतर काम करने का मादा रखता है, जो मुझे बहुत संतोष देता है कि मैं एक सोचता हूँ तो मेरे साथी 2 और सोचते हैं, और यही मुझे एक नई ऊर्जा देता है कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। अभी पद पर नहीं है लेकिन सक्रिय है। इसके बावजूद जो कॉलोनी की व्यवस्था बनी हुई है, जो एक अगर थोड़ा डिसेबल टाइप का आदमी हो वो सीधा चल नहीं पाता, सिर्फ भ्रष्टाचार है। डरते थे पहले के जमाना में, वो आज फैशन हो गया है। हम भी देखते हैं कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है, चाहे सफाई में हो, आपके रोड सड़क निर्माण में हो, ये सब जो अव्यवस्थित हुआ है, इसको व्यवस्थित करने का एक सामाजिक प्रयास होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल, समाज का काम यही है कि समाज के संबंधित, समाज से जुड़े, समाज का सरोकार रखने वाले मुद्दों को सामूहिक रूप से रखना चाहिए। और आपको बता दें तो हमारे ज्यादातर कार्य हो चुके हैं। अभी जैसे गलियों का काम है,
ज्यादातर गलियां हमारी ऊपर हो चुकी हैं। कुछ जो डीएसआईडीसी के माध्यम से 12-13 गलियां हैं हमारी जो नीचे पड़ गई थी, और संडे बाजार हमारे यहाँ 2 गलियों का निर्माण था। तो जो अभी हमारी विधायक जी के साथ बैठक हुई है, उसमें ये कह रहे हैं, उनकी तरफ से भी स्वीकृति मिली है कि अब इसके 5 साल पूरे हो गए हैं और हमारा सीवर का काम भी हो गया, आईजीएल का काम भी ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। अब इसका दोबारा हम टेंडर करके सभी गलियों को एक लेवल में लाके और उसी समय संडे बाजार पूरी कॉलोनी की एक एक हाइट लेके और इसको दोबारा से बनाते हैं, जिससे गलियों को अब उठाने का काम भी ना हो और एक शेप में सारी गलियां हो जाए। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में कॉलोनी से गंदे पानी का निकासी का। आप देख रहे हैं कि आपके कॉलोनी के जो मेन मेन द्वार है, जहाँ से हम एंट्री करते हैं कॉलोनी में, वो कितने साफ सुथरे हैं। जहाँ पर जो नाला है उसमें भी इतने इतने बड़े पौधे हो गए हैं, जी जी लगता है कि महीनों क्या सालों से सफाई ना हुआ हो। तो जब आप अच्छे कॉलोनी की बात करते हैं, तो जब हमारा एंट्री ही अच्छा नहीं है, हमारा जब सोर्थ ही अच्छा नहीं है, तो हम अपने आप को अच्छा रखने के जो झूठे वादे कर रहे हैं अपने आत्म संतुष्टि के लिए, वो तो सही नहीं है ना सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम रोएंगे नहीं, जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं, तब तक हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। ये सत्य है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, एमसीडी इसमें काम नहीं कर सकती। उसके बावजूद भी हम लोगों ने दबाव डाल के निगम पार्षद का सहयोग लेके यहाँ काम करवाए। अगर हमने यहाँ 5,000 पौधे लगवाए तो लगवाए। हमने फ्लड का घेराव करके फ्लड से हम अपने ही नाले, जिस नाले पे आज आप कह रहे हैं पेड़ लग रहे हैं उसमें नाले में, उन्हीं की हर महीने सफाई करवाता था मैं। 2 जेई को हमने सस्पेंड करवाया इसी नाले को लेके। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप काम करना चाहें तो आप काम नहीं करेंगे। अगर आपको सिस्टम पता है, काम करने का तरीका पता है, जनता का सहयोग है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और जहां तक सवाल है कि मेरे मुख्य द्वार ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर नाले की सफाई टाइम से होती रहे, नालियों की सफाई टाइम से होती रहे, तो जल भराव हमारी कॉलोनी में सबसे कम है। आप कादी विहार उठा के देख लीजिए, स्वरूप विहार उठा के देख लीजिए, यही नथुपुरा उठा के देख लीजिए, और अमीरी कॉलोनी उठा के देख लेंगे आप। तो सबसे आप पूरे बरसात में जहां जल निकलना संभव नहीं था, हमारी कॉलोनी में कहीं जल भराव नहीं था, 1 या 2 पॉइंट छोड़ के। और वो भी मैंने जैसे पहले बताया, डीएसआईडीसी की कुछ गलियां नीची बन गई थी, आरसीसी की, वो नीची पड़ी या तो संडे बाजार, नहीं तो हमारे यहाँ कभी जल संकट, जल भराव नहीं था। और ये भी अब समाधान हो जाएगा। अभी जब दोबारा इसका टेंडर होने वाला है, जैसे ही होगा इन पूरी कॉलोनी को, तो पूरी कॉलोनी को एक फ्रेम में लाएंगे कि कहीं भी जल भराव ना हो, उसका ड्रेन संडे बाजार से अब सीधे नाले में ले जाएंगे। सर, अभी आपने एक शब्द कहा कि अनऑथराइज कॉलोनी है, यहाँ पर एमसीडी काम करने के लिए ऑथराइज नहीं है या उनको अधिकार नहीं दिया जाता है, तो सरकारी कागज पर क्यों बताया जाता है कि एमसीडी यहाँ काम कर रही है? देखिए, वो तो निगम पार्षद के दबाव की वजह से, चूंकि वो वोट लेते हैं, इसलिए वो यहाँ करते हैं। लीगली अनऑथराइज कॉलोनी में एमसीडी काम नहीं कर सकती, रूल है, सर्विस रूल है, एमसीडी का एक रूल है। लेकिन अब चूंकि यहाँ वोट है, यहाँ जनता रहती है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। जब वोट ले सकते हैं तो फिर काम कौन करेगा? तो इसलिए उसी डिप्लॉयमेंट को, इसीलिए एम्प्लॉय कम है ना, कि उसके नाम से आए हैं और उसको यहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है। ये सबको पता है कि हमारी कॉलोनियां हैं, और हमारी कॉलोनी भी अब रेगुलराइजेशन वाली लिस्ट में भी है। लिस्ट में है। ठीक है, पीएम उदय योजना के तहत ये भी नोटिफाई हुई है, लेकिन वो योजना अभी नहीं आगे बढ़ी है। उसको भी आगे बढ़ना चाहिए और इस धब्बे से, अनऑथराइज वाले धब्बे से हमें अब हटाना चाहिए। और यहाँ भी सांसद निधि और पार्षद निधि का फंड लगना चाहिए। ये तो हमारी अगली वाली मांग यही है। और तीसरी आपने बोला था ना कि हमारे हर चौराहों पे गंदगी रहती है। ये हमारी योजना है कि जैसे हमारी ये गलियां हैं, आधी गलियां नथुपुरा में लग गई हैं, जहां से इसका प्रवेश होता है उसकी आधी गली नथुपुरा गांव में लाल डोरा के नाम से चली गई है। अगला प्रयास होगा कि हम ये पूरी गली के कोने तक का हम इसको नत्थु कॉलोनी में, जबकि उनके नक्शे में नत्थु कॉलोनी है, गली नत्थु कॉलोनी की है, उनका नंबर, मकान नंबर नत्थु कॉलोनी का है, लेकिन वो नत्थु कॉलोनी में नहीं, नत्थुपुरा में पड़ते हैं, क्योंकि वो लाल डोरे में थे। अब लाल डोरे का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सबको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, कच्ची कॉलोनी पक्की हो गई। तो अब अगला प्रयास होगा कि हम उस एंड तक हमारी नत्थु कॉलोनी हो। दूसरी बात है कि जो हमारा जैसे इधर वाला प्रवेश मार्ग है, इस पे हमारा बीच में प्रेम नगर आ जाता है। तो इस बार जब वो काम, हम लोग जैसे ही सेवा का अवसर मिलता है, हम लोग इसको करेंगे कि ये वाला प्रेम नगर, इधर वाला हिस्सा हमें मिले,
जिससे कि हम उसको सफाई व्यवस्था करके, हमारे वार्ड में होगा, उसको हम सफाई व्यवस्था करके उस मार्ग को, जो प्रवेश मार्ग है, उसको इतना सुंदर बनाएंगे कि वो देखने लायक होगा कि ये एक कॉलोनी का प्रवेश मार्ग है। हमारा एक बंद शमशान घाट है, उसको एक भव्य बना के एक हम वहां पे, चूंकि कॉलोनी के मध्य बिल्कुल पड़ गया है, पिछले 22 साल से वहां पे दाह संस्कार नहीं हो रहा है, वो बंद पड़ा है। तो कुछ गलत तत्वों के द्वारा उस पर अतिक्रमण भी हो रहा है। उसको बंद करने के लिए, और समाज, हमारे यहाँ कोई सामाजिक सामुदायिक भवन नहीं है, तो हम सब यही प्रयास करेंगे जनता की राय को साझा करते हुए, यहाँ पे एक अच्छा समुदाय भवन बन जाए। एक हमारा तिरंगा चौक बुद्ध बाजार में है, वो भी नत्थू कॉलोनी की जमीन है। नत्थू कॉलोनी की जनता ने अपने पैसों से वो जमीन खरीदी है। आज उस पे जो है मीट, मुर्गा और दारू और ठेलिया से जो है उसको गंदगी किया जा रहा है, जबकि वहीं हनुमान मंदिर है, वहीं तिरंगा चौक है, वो हमारी नत्थू कॉलोनी की जमीन है। उसको विभाजित करके वहां सुंदर पार्क बनाएंगे, जिससे कि वहां पे सुंदरता भी हो, तिरंगा चौक भी है, मंदिर भी है, और वहां बैठने की हम बेंच व्यवस्था करें और उसकी भव्यता हमारी बनी रहे। तो हमारे चारों मार्ग जो है उनको हम सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। इस कॉलोनी के जो क्षेत्रफल है उसके अंदर में जो सरकार की जमीन है, जिसको ग्राम सभा कहे या आप लोग कॉलोनी के लोग निजी फंड से खरीदे हुए हैं, एक तिरंगा चौक हो गया जहाँ हनुमान मंदिर है, इसके अलावा वही एक हमारा बंद शमशान घाट है। एक बंद शमशान घाट। और मतलब आप अगर कॉलोनी का विकास करना चाहेंगे भविष्य में, तो आपके पास बंद शमशान घाट के अलावा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसी के जस्ट बगल में नत्थू कॉलोनी का ही बॉर्डर है, हमारा डी ब्लॉक का बिल्कुल सटा हुआ है, खसरा नंबर 1304 है जी। लगभग 3500 गज जगह पड़ी है, जो दिल्ली सरकार ने एक्वायर की हुई है। ठीक है। पहले वो हमारी यूडी के पास थी, तब माननीय विधायक जी के साथ हम उस माननीय मनीष सिसोदिया जी हमारे शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तब हम उनके पास गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने इसको एजुकेशन के लिए ले लिया है और यहाँ भव्य हम जो है विद्यालय का निर्माण करेंगे जी। और जबकि विद्यालय हमारे यहाँ अभी कादीपुर के पास में 4 बड़े विद्यालय उसमें प्लान में है और उसके लिए जगह भी आवंटित है। तो हम कह रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में कोई पार्क नहीं है, कोई समुदाय भवन नहीं है, कोई छठ घाट नहीं है, कोई योगा केंद्र नहीं है और कोई बुजुर्गों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो उस वाले एरिया में इन सब छोटे-छोटे, जैसे बिजली का दफ्तर खुल जाए, एमसीडी का कोई ऑफिस खुल जाए, बिल जमा करने वाला, बिल जमा करने का काउंटर खुल जाए, मतलब हेल्प डेस्क टाइप की चीजें वहां खुल जाएं और समुदाय के लिए, चूंकि 3200 गज है जिसकी बाउंड्री हो चुकी है, उनमें ये सारी चीजें हो जाएंगी और उससे केवल नत्थू कॉलोनी लाभान्वित नहीं होगी, स्वरूप विहार भी, कादी विहार भी और नत्थूपुरा भी, इधर अमृत विहार और एक्सटेंशन भी, वो सारे जो आसपास की 10-12 कॉलोनियां हैं एक छोटे से पार्क से लाभान्वित हो जाएंगी। एक दूसरा, यहाँ पे ये 5 किले जमीन है, बिल्कुल नत्थू कॉलोनी के साथ में है। ठीक है। ये किसी किसान की है। हम इसके लिए भी विधायक जी से और दिल्ली सरकार से भी यही निवेदन कर रहे हैं, पिछले कई बार पत्राचारों में बोला है कि ये जमीन आज नहीं तो कल फिर कट जाएगी और है नत्थू कॉलोनी की है। अगर हमने इसको या तो एक्वायर करें या फिर इसको कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे हमें पार्क की व्यवस्था दी जाए, कुछ और ऐसा बना दे इसको एक्वायर करके, नहीं तो ये कॉलोनी कट जाएगी जैसे और कॉलोनी कट गई, फिर हमारे लिए खेल का मैदान या कुछ भी पार्क मिलने की जगह नहीं होगी, खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, फिर कॉलोनी कट जाएगी ये भी। तो इसके लिए प्रयासरत हैं, जिसके लिए अब देखते हैं, सरकार से निवेदन यही करेंगे कि इसको एक्वायर करने की व्यवस्था करके और इसको हमें पार्क दे दे, जिससे कि हम ये सुविधा से लाभान्वित हो। तो इतना सुविधा के लिए जो बात किए हैं अभी तक, जो अपनी विचार बताए हैं, अब हम एक सवाल और भी शुरू में हम जोड़े थे कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, प्रधान कैसा होना चाहिए दिल्ली में? प्रधान तो शब्द ही प्रधान कुछ है ही नहीं, प्रधान तो गांव-गांव में गांव में होते हैं ना, दिल्ली में कुछ नहीं है। कोई आर्थिक तो उन पे अधिकार होता नहीं है जी। वो तो सेवक हैं कि देखिए हर व्यक्ति यहाँ पे अलग अलग प्रदेशों से, पता है आपको दिल्ली मिनी इंडिया है, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो ये मिनी इंडिया है और हर व्यक्ति जो आ रहा है वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, हर व्यक्ति क्षमतावान है, ऐसा नहीं है कि मैं ही क्षमतावान हूँ, लेकिन हर व्यक्ति के पास समय नहीं है, समझ नहीं है और हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर रोज वहां नहीं पहुंच सकता, इसीलिए वो अपना एक व्यक्ति चुनता है प्रतिनिधि के तौर पे कि तुम हमारी समस्याओं को
जनप्रतिनिधि सॉर्ट तक आउट करो मैं पहुंचाओगे। ये। बस इतना सा काम है। कुल मिला के ये सेवादार का काम है, सेवक का काम है। अगर सेवा भाव ही नहीं तो सेवक का काम कैसे होगा? और किसी दल से जुड़ के ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई बार आपको प्रशंसा भी करनी पड़ेगी, कई बार आपको आलोचना भी करनी पड़ेगी, कई बार आपको सम्मान देना पड़ेगा, कई बार आपको तिरस्कृत भी होना पड़ेगा। तो पहले तो आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, और उसके बदले में कुछ लालच नहीं होना चाहिए। राजनीतिक चंगुल से दूर होना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा विरोध यही रहता है कि राजनीतिक जब हस्तक्षेप हो जाता है ना, तो फिर इंसान ना जिसके बल पे आया होता है उसी को कुचल डालता है। समाज के लिए सामाजिक होना बहुत जरूरी है, और सामाजिकता के बल पे ही आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। राजनीतिक या राजनीतिक दल का व्यक्ति कभी बदलाव नहीं ला सकता। लेकिन आज के परिवेश में देखते हैं कि आरडब्ल्यूए का राजनीतिक पार्टी भी इसलिए सपोर्ट करते हैं कि चुनाव के समय में मेरा काम आएगा। ये भी तो सच्चाई है। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक दबाव तो रहता है, लेकिन जनता बहुत जागरूक है। जैसे मैं अपना अगर उदाहरण दूं, तो हमने चाहे विधायक जी हों, चाहे पार्षद जी हों, चाहे किसी भी दल के रहे हों, हमने खूब लाभ लिया। जनता का जितना लाभ दिलवा सकता था, चाहे स्कूल में एडमिशन का हो, चाहे राशन कार्ड का हो, चाहे छोटे छोटे आधार कार्ड कैंप का हो, हेल्थ का हो, किसी के एडमिशन का हो, किसी का हॉस्पिटल में किसी सुविधा का हो, पूरा लाभ लिया। एनडीपीएल का हो, पूरा लाभ लिया। लेकिन जब चुनाव आता था तो बिल्कुल हम सभी को निष्पक्ष कर देते थे, स्वतंत्र कर देते थे कि जो जिस विचार का है उस विचार में जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करे। लेकिन चुनाव के बाद हम सब फिर उसी संगठन, उसी संरचना के साथ आगे समाज सेवा को करेंगे। हर व्यक्ति का अपना विचार है, उसके विचार की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। लेकिन उससे हमारे आरडब्ल्यू टूट जाए, चूंकि 50% लोग एक दल के हैं तो 50 दूसरे के भी हैं। तो सबको अगर आजादी नहीं देंगे तो संगठन नहीं खड़ा हो सकता। परिवार में अगर 10 अलग अलग विचार के लोग हैं तो सबका हमें सम्मान करना पड़ेगा। अब जिस हिसाब से आप बात किए हैं, अब आप ही के एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि अगर आप प्रधान है और निगम पार्षद दूसरे पार्टी का है और उसके यहाँ से आप काम कराने के लिए जाते हैं या उसको बुलाते हैं, तो एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि इसे ये उसका सपोर्टर है। विधायक हो गया, विधायक के यहाँ आप जाते हैं, आते हैं, तो ये विधायक का सपोर्ट कर रहा है। एमपी के यहाँ जाते हैं तो ये एमपी का आदमी हो गया। पार्टी अलग अलग है, जनप्रतिनिधि अलग अलग हुए, लेकिन आरडब्ल्यूए अगर आप निष्पक्ष हो और सबके यहाँ जाते हो तो आप निष्पक्ष हो सकते हैं। क्या समाज भी निष्पक्ष है या समाज को बांटने वाले ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं? आपके सवाल में आपका जवाब है कि ये निष्पक्ष वाली बात जो है ना, शायद जनता को भी कम समझ में आती है। और जो लोग राजनीतिक हैं वो किसी भी तरीके से आपको निष्पक्षता आपकी खंडित हो उसके लिए वो प्रयास करते हैं, जी। क्योंकि उनके पास जनता जनार्दन का सहयोग होता नहीं है। जनता से जनहित से जुड़े काम करने में असफल होते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से आपको किसी न किसी से जुड़ाव करते हैं। जैसे मैं बताऊं, जब मैं आरडब्ल्यू में था तो पहली बार मैं मनोज तिवारी जी को नत्थू कॉलोनी में लाया था, पहली बार। इससे पहले नहीं आए थे वो नत्थू कॉलोनी में। नत्थू कॉलोनी में मेरे जीतने के बाद मेरे घर आए, मेरे जीतने के बाद विधायक जी मुझे आए बधाई देने घर पे, पार्षद भाजपा के थे वो भी आए और दूसरे भी पार्षद हमारे पास आए, हम उनके पास गए। लेकिन कुछ लोग हैं ना चुनावी चौधरी, चुनावी जिनका चौधरी जी। जिनका चुनाव के बाद कहीं नजर नहीं आएंगे। आप देखेंगे 30 से 40 लोग हमारे समाज में हैं जो चुनाव में उनसे बड़ा बुद्धिजीवी, उनसे बड़ा उनसे बड़ा समाज सेवी, समाज सेवी, उनसे बड़ा ज्ञाता, उनसे बड़ा अनुभवी कोई नहीं मिलेगा। और चुनाव हो गया उसके तो बाद खुद नहीं मिलेंगे। वो खुद नहीं मिलेंगे। ना उनका कोई बयान, ना किसी समस्या पे, ना किसी सुझाव पे, ना किसी के हित या दुख या सुख में। उसी के बाद वो बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन वो समय आते हैं, ये समाज की विडंबना है। लेकिन जब एक सज्जन शक्तियों का सम्मिलन होगा तो ये दुर्जन शक्तियां अपने आप डाउन होंगी। मैं अपना उदाहरण मंदिर से जब देखता हूं, तो जब हम लोग शुरू में जुड़े थे तो बहुत सारे लोग परेशान करते थे। जब भगवान की कृपा से
सब हम सब इकट्ठे होते गए, संख्या ये बहुत बड़ी हो गई। वो दुर्जन लोग पता नहीं कहाँ चले गए, उनको भगाना नहीं पड़ा, मारना नहीं पड़ा, अपने आप चले गए। नहीं, माइक नहीं बजने देते मंदिर में, आरतियां नहीं होने देते थे माइक पे, मंदिर से पैसा चुरा ले जाते थे, घंटी चुरा ले जाते थे। ये हालत थी यहाँ पे। पता नहीं कहाँ गए, किसी को कुछ नहीं किया, अपने आप चले गए। यही से हमारा डब्ल्यू में था, जब हम लोग आए थे बहुत विरोध होता था, लेकिन जब सेवा कार्य करने लग गए तो वो लोग कहाँ गए पता नहीं। लेकिन ये है, धीरे धीरे जब आप सेवा करने लगते हैं, जब जनता का जुड़ाव हो जाता है, जब जन समर्थन हो जाता है, जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है, ये दुर्जन शक्तियां स्वतः ही गायब हो जाती है। ये मुझे भरोसा है कि सज्जन लोग जरूर आगे आएंगे। समाज को उठाने का कोई एक व्यक्ति समाज नहीं उठा सकता। तो आपको भरोसा है कि दुर्जन शक्ति है जो आने वाले दिनों में गायब होंगे? हमेशा रही है। आप देखिए, त्रेता में देखिए तो दुर्जन नहीं थे क्या? द्वापर में दुर्जन नहीं थे क्या? सतयुग में दुर्जन नहीं थे क्या? जब वहां थे तो कलयुग है, यहाँ तो होना ही होना है। यहाँ तो और ज्यादा आताताई होंगे, और घर घर में आताताई हो तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब हम परिवार कहते हैं तो परिवार में अच्छे बुरे उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे, अंतिम तक प्रयास करते रहेंगे। सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो जगत नियंता तो कोई और है ना, कोई ना कोई तो सिखाएगा उसे। अब इसमें जब ये दुर्जन लोग जब को भगाने का जो तरीका है वो भगवान के भरोसे छोड़िएगा कि आप लोग भी आगे आइएगा, कुछ कीजिएगा? देखिए, जब तक शरीर में शक्ति है जी। और भगवान की दया से घर परिवार ठीक चल रहा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तब तक अपने जीवन का, अपने धन का, अपने समय का, जैसा हमारा संस्कार है, हमें सिखाया गया है और हम उसको मानते हैं, दृढ़ता से पालन करते हैं कि उसका दशांश हम समाज को देंगे। वो कोई राजनीतिक लालच या किसी पद के लालच में नहीं, वो हम आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, और जब तक भगवान इस सांस देगा तब तक करते रहेंगे। पद चाहे हो ना हो, आज भी हम नत्थू कॉलोनी परिवार लेके चल रहे हैं ना। और आप देखेंगे तो चाहे वो जन्मदिन का अवसर हो, चाहे होली का अवसर हो, चाहे दीपावली का अवसर हो, किसी का जन्मदिन का अवसर हो, आरडब्ल्यू में जैसे उससे कहीं ज्यादा लोगों से आज हम ज्यादा मिल पा रहे हैं। और वो संवेदनाएं हमारे साथ है, पारिवारिक संबंध जो है, एक पीड़ा दूसरे की पीड़ा से जब पीड़ित हो जाता है ना, तो वो एक कनेक्टिविटी बन जाती है। आज वो है, हर सुख दुख में हम सब शामिल हैं। कम से कम नहीं तो एक सीजन में 200 घरों में शादियां होती हैं, 200 के आसपास शादियां होती हैं, 200 घरों तक हमारा जाना होता है। तो हमारा घरों तक रिश्ता है। हम कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रधान के लिए या किसी राजनीतिक लाभ के लिए, भगवान की दया से नौकरी है, और नौकरी से जो तो हमारे पास समय मिलता है 6 घंटे 8 घंटे, वो समाज में लगाते हैं। बच्चे बड़े हैं, भगवान की कृपा से सब पढ़ लिख रहे हैं, हमारे पास समय हम समाज में लगाते हैं और वो लगाते आप रहें। बार-बार कई मीटिंग में देखा हूँ, कई प्रोग्राम में, कई जगह पर सुना हूँ, आप अपने स्पीच में भी बोलते हैं, इस कलयुग में संगठन से ही शक्ति होगी। जो संगठन है, उसको रहने देंगे लोग तभी तो संगठन से शक्ति होगी। संगठन पर ही आताताई अगर हावी हो जाए, तो उससे बचने का क्या प्रयास करना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। संगठन से लोग डरते हैं। संगठन ही एक माध्यम है, कलयुगे संघे शक्ति। कलयुग में केवल संगठन से ही आप अपने अंदर की बुराइयों को, समाज की बुराइयों को और व्यक्तिगत बुराइयों को समाज की दूर कर सकते हैं। व्यक्ति कभी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन सामाजिक जो सरोकार से जुड़े हुई चीजें हैं, उसे संगठनात्मक दृष्टि से ही उसको उसका निजात दिलाया जा सकता है। तो जो बुरे लोग होते हैं, या यूं कह लीजिए कि नकारात्मक सोच ढूंढने वाले लोग हैं, वो इसको इकट्ठा नहीं होने देते। उन्हें पता है सज्जन शक्तियां इकट्ठी हो जाएंगी। मैंने कहा ना, सज्जन शक्तियां इकट्ठे होते ही दुर्जन शक्तियों के अंदर का आवरण जो है वो छटने लगता है, और उनके अंदर व्याकुलता चालू होती है, और वही व्याकुलता उनको एक्सपोज कर देती है। या तो मानसिक रोग अवसाद में चले जाते हैं, या फिर वो सज्जन शक्तियों के नीचे आ जाते हैं, या फिर वो फिर दुर्जन शक्तियों के संग्रह का इंतजार करते हैं कि कभी इकट्ठे होंगे तब फिर इनको हम मारेंगे। आप मेरे चुनाव में देखिए तो क्या हुआ था, जितनी दुर्जन शक्तियां थी सब इकट्ठी हो गई थी, जनता जनार्दन हमारे साथ थी। छल दल बल क्या नहीं हुआ, किस तरीके से चुनाव जीता गया, सबको पता है। ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, और वो जनता का प्यार और अपने हमारे संगठन का जो साथ था वो मुझे मिला था।
और कोई बात नहीं, इसके अलावा भी तो बहुत दायित्व जिंदगी में और भी दायित्व है, हाँ, उसको निभाना है। तो कभी भी उससे पीछे नहीं हटना। सेवा का कार्य मिला था, सेवा का कार्य किया है, करेंगे और करते रहेंगे उसी निष्ठा और लगन के साथ, क्योंकि हमारा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, सेवा धर्म। आज केवल दो ही धर्म है, अमीरी और गरीबी, और हमारा समाज आज के इसी विभीषिका से जूझ रहा है। वो किसी भी धर्म का हो, गरीबी उसके लिए भी उतनी है जितना दूसरे धर्म के लिए। तो मैं धर्म में भरोसा नहीं करता, मैं केवल इसमें भरोसा करता हूँ कि इस पीड़ा से हम अपने लोगों को कैसे उठाएं, उनके अंदर एक आत्मविश्वास कैसे लाएं कि वो जिस हाल में हो उस हाल में भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। उनके अंदर एक अच्छी सोच लाएं, उनकी छोटी छोटी समस्याओं पे हम जाके किसी काम आ सकें। ये उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेके हम चलते हैं और धीरे धीरे चलते जाते हैं। भगवान अपने आप मार्ग दिखाता रहता है। तो ये हैं RWA के पूर्व प्रधान RN त्रिपाठी जी। इनसे हम आज बात किए हैं RWA के संबंध में, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कई RWA में अभी चुनाव होने वाले हैं या 1-2 महीने में होंगे। इसके अलावा क्षेत्र की समस्या है, विधानसभा की समस्या है, देश की समस्या है। इन सब पर हम बातचीत करने के लिए फिर से मिलते रहेंगे। और त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैं बहुत समय लिया। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए चेहरे के साथ। तब तक बने रहें जन जागरण प्रेस के साथ। नमस्कार।